आज के इस वीडियो में देखेंगे हम प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसमें गुड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो गुड्स की डेफिनेशन में वो सब चीज़ें जो टेंजिबल और इनटेंजिबल गुड्स हैं वो सारे इसकी डेफिनेशन में आते हैं, है ना। टेंजिबल गुड्स में आपको पता ही है, जैसे मशीनरी हो गई, प्लांट्स हो गए, व्हीकल हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, है ना। टेंजिबल गुड्स हो गए जिन्हें हम छू के देख सकते हो, वो टेंजिबल होते हैं। और नॉन टेंजिबल गुड्स वो तो जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, लाइसेंस हो गया, पेटेंट्स हो गए, या कोई और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, है ना। ये सब जो है गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं। अब क्या इंक्लूड्स नहीं होते, तो बुक्स हो गई, पब्लिकेशंस हो गए, पीरियोडिकल्स हो गए, ये सब गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक है। साथ में जो सर्विसेज किसी गुड्स की सप्लाई से संबंधित है, तो वो इंसिडेंटल गुड्स भी की कैटेगरी में आएंगे, सर्विसेज की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, किसी मशीन का इंस्टॉलेशन, या उसका मेंटेनेंस, या उसका इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें जो हैं उसी से संबंधित है, तो ये भी गुड्स की कैटेगरी में ही आएंगी, सर्विसेज की कैटेगरी में नहीं आएंगी। फंडामेंटल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किसी प्रिंसिपल्स किसी भी गुड्स को परचेज करने के, प्रोक्योर करने के। तो एफिशिएंसी होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट होना चाहिए सप्लायर्स का, फेयर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, और प्रमोशन होना चाहिए कंपटीशन का, जिससे कि गुड्स जो है कम प्राइस में इकोनॉमिकली परचेज किया जा सके। फिर क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करने होते हैं वो देख लेते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, जेनरिक होना चाहिए, मेजरेबल, क्लैरिटी होनी चाहिए। जब भी हम कुछ खरीद रहे हैं तो कितना हमें साइज़ का चाहिए, किस जॉनर का चाहिए, और स्पेसिफाई करना चाहिए क्या टेक्निकल क्वालिटीज़ हमें और पैरामीटर्स हमें चाहिए। ठीक है। और साथ में कोई ब्रांड मेंशन नहीं करेंगे, कोई ट्रेडमार्क, लोगो या ब्रांड, ये सब मेंशन नहीं करना है हमें गुड प्रोक्योर करते वक्त, है ना। और स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो हमें डालनी है, टेक्निकल क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, कैसी क्वालिटी और क्वांटिटी, ये सब जो है क्लियरली स्पेसिफाई करना है हमें गुड्स प्रोक्योर करते वक्त। एक्सेस में परचेज करने से बचना चाहिए, और प्राइस जो है वो रीज़नेबल होना चाहिए, और क्वालिटी के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। साथ में हमें एक एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान जो है वो फ्लोट करना चाहिए, जो एनुअल साइकिल जो है, क्या क्या हम खरीदने वाले हैं, क्या क्या परचेज़ करने वाले हैं, वो वेबसाइट पे हमें डाल देना चाहिए। अब कहाँ से प्रोक्योर करेंगे, जैम से प्रोक्योर करेंगे, या सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो है उससे करेंगे, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। अब प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स जो कि मोबिलाइजेशन में चाहिए, तो ड्यूरिंग मोबिलाइजेशन अगर कहीं पे कोई ऐसी यूनिट है जो मूव कर रही है समय समय पे, या कुछ ऐसा है, या मिलिट्री ऑपरेशन के लिए चाहिए, तो इन सब के लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए स्पेशल रूल्स हैं, और ऑर्डर्स जो हैं गवर्नमेंट के, जो टाइम टू टाइम आते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें परचेज़ करना चाहिए, जो भी रेगुलेट हो रहे हैं समय समय पे। अब पावर किसको दी गई है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स की, तो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो है इनके पास फुल पावर होती है गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर करने की। ठीक है। अब हम रूल नंबर 149 देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बताता है जैम के बारे में, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इट्स लाइक अमेजोन। जैसे अमेजोन एक मार्केट प्लेस है ना, अमेजोन और फ्लिपकार्ट, जहाँ पे सेलर्स अपना मार्केट लिस्ट करते हैं, अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, इसी तरह से जैम जो है गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ भी चीज़ परचेज़ करनी है, तो आपको यहीं से रूल 149 कहता है आपको मैंडेटरीली जैम से परचेज़ करनी पड़ेगी। ये कॉमन गुड्स और सर्विसेज, जो कॉमन यूज़ के गुड्स एंड सर्विसेज है, इसके लिए बनाया गया है। जैम एसपीवी जो है ये इसके क्रेडेंशियल वेरीफाई करेगा, सर्टिफाई करेगा, और रेस्पॉन्सिबल है इसके मैनेजमेंट के लिए, पब्लिसिटी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट गाइडलाइन क्या दी गई है कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट जो है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान जो है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे डालना है विद इन 30 डेज ऑफ अप्रूवल ऑफ बजट। जब भी उन्हें बजट अप्रूव होगा, कितना बजट मिलने वाला है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान जो है वो जैम पे डालना है, जिससे कि वो समय रहते हुए जो वेंडर्स हैं, विलिंग वेंडर्स हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, और जो गुड्स है हमें इकोनॉमिकल प्राइस पे मिल सके। और गुड्स और सर्विसेज जो भी अवेलेबल जैम पे, रूल 149 कहता है कि वो मैंडेटरीली बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम जैम। ठीक है। अब परचेज़ के क्या नियम है, तो वो देख लेते हैं हम। देखिए, अगर ये जो लिमिट है ये बढ़ गई है, 25,000 नहीं हो गई, अब ये 50,000 तक के जो भी गुड्स हैं वो आप डायरेक्टली प्रोक्योर कर सकते हैं किसी भी सप्लायर से जैम में, है ना। 50,000 लिमिट है, ये ध्यान रखिएगा, 50,000 तक डायरेक्ट प्रोक्योर कर सकते हैं आप। अभी रिसेंटली ही चेंज हुई है ये लिमिट। तो जो भी जैम पे सप्लायर हैं उनसे आप डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं। और ऑटोमोबाइल्स है, तो पहले इसमें 30 लाख की लिमिट थी, जो कि अब बढ़ाकर अनलिमिटेड कर दी है।
ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के लिए कोई लिमिट नहीं है, और बाकी 50,000 तक आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। अब जो 50,000 से ऊपर का है सामान, ये पहले 25,000 था, अब ये 50,000 से ऊपर और 10 लाख तक, 50,000 से 10 लाख तक के जो सामान है वो आप डायरेक्ट 3 सप्लायर्स को कंपेयर करके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इसमें 3 सप्लायर लिए, कंपेयर किया और उसका परचेज कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें, अब 10 लाख से जो ऊपर का आइटम है, जैसे हमें देखा 50,000 तक के हम डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, और 50,000 से लेकर 10 लाख तक जो है हमें 3 वेंडर्स को, 3 सप्लायर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। एटलीस्ट 3 वेंडर्स तो हमें लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब 10 लाख से जो ऊपर का है उसमें मैंडेटरीली बिड करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा कि 10 लाख से ऊपर के जो भी आपको प्रोक्योरमेंट है उसके लिए बिड करना पड़ेगा। उसके लिए टूल्स जो है वो ऑनलाइन बिडिंग यूज़ कर सकते हैं, और रिवर्स ऑक्शन भी यूज़ किया सकता है। 2 तरह के ऑक्शन होते हैं, रिवर्स ऑक्शन और फॉरवर्ड ऑक्शन। तो रिवर्स ऑक्शन में जो भी 3 वेंडर्स हैं उसमें जो लोएस्ट होगा उससे हम प्राइस को कंसिडर कर सकते हैं। टूल्स जो है ऑनलाइन बिडिंग के, एक तो ऑनलाइन बिडिंग हो गया, ऑनलाइन रिवर्स ऑक्शन कैन बी यूज्ड, फिर लोअर प्राइस जो है L1 प्राइस कैन बी कंसिडर्ड। अब हमें जब भी हम परचेज़ करेंगे तो हमें उसकी रीज़नेबिलिटी को चेक करने के लिए, एसर्टेन करने के लिए कुछ टूल्स है, बिजनेस एनालिटिकल्स टूल्स हैं, जैसे लास्ट परचेज प्राइस क्या था जैम पे, उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, कुछ जो सामान है, कुछ गुड्स जो हैं ऐसे होते हैं जो जैम पे अवेलेबल नहीं होते, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं सप्लायर्स का, जो कि समय समय पे जो भी डिपार्टमेंट है वो समय समय पर करते रहते हैं। फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट अवेलेबल ऑन जैम, उसके लिए मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट रजिस्टर कर सकता है सप्लायर्स को। क्रेडेंशियल्स जो है वो खुद जो जो भी डिपार्टमेंट है वो खुद ही क्रेडेंशियल वेरीफाई करेगा, और शायद साथ ही जो सप्लायर्स हैं ये फिक्स्ड पीरियड के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे 1 से 3 साल के लिए, फिर 3 साल बाद उनका ऑटो रिन्यूअल ज़रूरी है, मतलब रिन्यूअल करना पड़ेगा। न्यू सप्लायर्स जो ये भी कंसिडर कर सकते हैं, किसी भी समय आकर वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है अगर वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको वायलेट कर देते हैं, या सप्लाई गुड्स की जो है नहीं करते हैं समय रहते। तो ये कंडीशंस भी हैं जिसमें उनका वेंडर रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया सकता है। और जो लिस्ट है रजिस्टर्ड सप्लायर्स की, वो वेबसाइट और CPP पोर्टल पे समय समय पर अपडेट होती रहती है। इन लोगों को भी कैंसिल कर दिया जाता है जो फॉल्स डिक्लेरेशन दे देते हैं गवर्नमेंट को। फिर नेक्स्ट है डिबारमेंट कैसे करेंगे फ्रॉम बिडिंग से। तो डिबारमेंट कैसे करते हैं कि अब डिबारमेंट कब किया जाता है, जैसे कोई कन्विक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, करप्शन, तो 3 साल के लिए उसे, मैक्सिमम 3 साल के लिए उसे डिबार कर देते हैं। या कन्विक्ट कर दिया उसने कोई प्रॉपर्टी या लाइफ ऐसी कुछ चीज़ सप्लाई की जिससे पब्लिक लाइफ या प्रॉपर्टी को थ्रेट था, उसको भी 3 साल के लिए डिबार कर देते हैं। उसने कोड ऑफ इंटेग्रिटी जो है उसका ब्रीच किया है, तो ऐसे केस में भी उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसको हम डिबार कर देते हैं, है ना, 2 साल के लिए, अगर उसने इंटीग्रिटी को कोड को ब्रीच किया तो अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। और जो डिबार्ड सप्लायर्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो समय समय पर डिपार्टमेंट को अपनी वेबसाइट जैम और जो CPP पोर्टल है, डिफेंस के केस में DPP जो होता है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पोर्टल, और इसमें सेंट्रल प्रोक्योरमेंट पोर्टल, इस पर समय समय पर उस लिस्ट को अपडेट करते रहना होता है। साथ ही जो इंडियन एजेंट्स हैं, जो कोई फॉरेन सप्लायर है या मैन्युफैक्चरर है, उसके इंडियन एजेंट्स को भी हम इस पर एनलिस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ये भी डायरेक्ट कर सकते हैं अपने फॉरेन प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे। फिर नेक्स्ट है रिजर्व आइटम और परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी, ये भी देख लेते हैं एक बार। अब कई बार क्या होता है कि सरकार कुछ लोगों को, कुछ संस्थाओं को रिजर्व कर देती है कि ये आइटम इन्हीं से खरीदने, जैसे हैंड स्पन, हाथ से बने हुए या खादी के सामान जो है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व कर देती है कि सारे आइटम्स जो हैं जो खादी के हैं या हैंड स्पन है तो वो एक्सक्लूसिवली परचेज करे जाएंगे खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन, KVIC जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है वहीं से परचेज़ करना है। जैसे मिनिस्ट्री वगैरह में टावल्स की ज़रूरत है या फिर कुछ ऐसे हैंड वेवन प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो उसके लिए KVIC को उन्होंने जो है रिज़र्व किया है। रिज़र्व हैंडलूम टेक्सटाइल 20% डायरेक्टली आपको यहीं से परचेज़ करना है, KVIC से, हैंडलूम क्लस्टर से, और वीवर्स फ्रॉम हैविंग पहचान कार्ड, जिनका पहचान कार्ड है उनसे, वीवर्स जो होते हैं, हथकरघे जिन्हें कहते हैं,
मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई भी जो है कई बार इनको भी कुछ छूट दी जाती है अंडर प्रोक्योरमेंट पॉलिसी फ्रॉम एमएसएमई। इसका भी गवर्नमेंट ने रिजर्व किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है समय समय पर नोटिफाई करती रहती है प्रोडक्ट के प्रोक्योरमेंट्स के लिए, सर्विसेज के लिए समय समय पे, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट कहाँ लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स और सर्विसेज, जैसे कि अभी सरकार ने कहा था लोकल फॉर वोकल, है ना, वोकल फॉर लोकल्स, है ना, तो उसी तरह से उनके लिए भी कुछ समय के लिए रिजर्वेशन या कुछ इस तरह की चीज़ फैसिलिटी सरकार समय समय पर लाती रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं परचेज ऑफ गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑन जैम। ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें होती है, कुछ आइटम्स हैं जो ऐसे हैं जो जैम पे अवेलेबल नहीं है, जो कि रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है ना, तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, तो ऐसे केस में विदाउट कोटेशन जो डायरेक्ट परचेज़ किया जा सकता है, 50,000 तक का जो सामान है उसको आप डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हैं विलिंग वेंडर से, जो भी आपके पास रिलायबल सप्लायर्स हैं। तो ऐसे में क्या, जो सामान अवेलेबल नहीं है तो मार्केट सर्वे में भेजा जाता है 3 लोगों को, मतलब लिया जाता है और उसमें डायरेक्ट परचेज़ कर ली जाती है 50,000 तक के लिए। अब 50,000 से ज़्यादा है और 5 लाख तक का है, 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जो सामान है उसमें जो जैम पे अवेलेबल नहीं है, उसके लिए क्या किया जाएगा कि 3 मेंबर्स की कमेटी बनाई जाएगी, लोकल परचेज कमेटी, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनाएगा। उसके लिए फिर एलपीसी जो है लास्ट परचेज लोकल परचेज कमेटी जो है ये सबमिट करेगी जॉइंट सर्टिफिकेट कि इसको हम जो है दे सकते हैं 3 को कंपेयर करके, 3 वेंडर्स को कंपेयर करके। फिर परचेज ऑफ गुड्स बाय ऑब्टेनिंग बिड्स। अब इसमें क्या होगा, जो सामान अवेलेबल नहीं है और 5 लाख से ऊपर का है और 50 लाख तक का है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसके लिए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी की जाएगी, जो 5 लाख से लेके 50 लाख तक का है, 5 लाख से 50 लाख तक का। तो उस केस में जो है आपको जो भी रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं उनसे बिडिंग ली जाएगी, ओनली फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, और मोर देन 3 बिड्स बी कंसिडर्ड। 3 से ज़्यादा बिड्स लेनी है। जैसे जैम के केस में 3 सप्लायर्स कंपेयर करते हैं, इसमें मोर देन 3 यानी 4 तो लेने ही लेने हैं 50 लाख से ऊपर, 5 लाख से 50 लाख तक के लिए। और 50 लाख से ऊपर का अगर आपको ऑर्डर देना है तो उसके लिए ओपन टेंडर इंक्वायरी डालनी पड़ेगी। उसमें कोई भी सप्लायर, ओपन टेंडर में तो एलटीई में तो लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में तो खाली जो आपके रजिस्टर्ड सप्लायर्स हैं वो ही कर सकते हैं 5 लाख से 50 लाख तक, है ना, 5 लाख से 50 लाख तक। लेकिन इसमें जो है 50 लाख से ऊपर के लिए ओपन टेंडर इंक्वायरी होगी और कोई भी सप्लायर इसमें बिड कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे फिर हम ई पब्लिशिंग और ई प्रोक्योरमेंट।